सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी दोस्तों का, साथियों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। आज हमारा संडे स्पेशल क्लास चल रहा है और गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फ्राइडे ऑफ रहा और आज सैटरडे तो आप जानते ही हैं ऑफ रहता ही है। आज इसलिए संडे को हम लोगों ने क्लास को कवर करने की कोशिश की है। जो आपकी छुट्टियां हुई हैं उनको हम कवर कर लेते हैं किसी तरह से। तो आप सभी दोस्तों का, प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अंकित, एक ओंकार। पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने नाउन का सेट वन डिस्कस किया था। आज हम उसी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नाउन के अगले सेट को लेकर आज डिस्कशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तैयार है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी? हाँ, हेयर स्टाइल ठीक कर लेता हूँ ताकि अच्छा महसूस हो आप सभी को। आज हम लोग सेट टू की बात करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार कोशिश शुरू करते हैं। पहले दो क्वेश्चन जरा निपटाने की कोशिश करें, फिर मैं एक एक करके स्पीड से डिस्कशन शुरू करूंगा। चलो भाई, अंकित कह रहा है लुकिंग गोर्जियस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अच्छे आप हैं जो आपको कुदरत की हर चीज अच्छी लगती है। ठीक है ना? अच्छे आप हैं जो कुदरत की हर चीज आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, वरना लोगों को बुराई देखने के अलावा कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। चलिए, तो खैर आज के सवालों पर काम करते हैं। ही bathed himself, पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। जब आप इसे वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन निकलती है बेद। ठीक है, और जब आप इसकी बात करते हैं तो नाउन या एडजेक्टिव दोनों तरह से आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, साउंड आती है बात। He bathed himself in a river। ठीक है, अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा लॉजिक हमें समझना पड़ता है, और वो क्या है थोड़ा ध्यान से इसे देखने का काम करें। प्रोनाउन का ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यही चीज आप लोगों के प्रेपोजिशन को भी जन्म देती है। ठीक है, देखो बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोग जानते हैं कि सर कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अरे हाँ ना, क्या चीज होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, है ना? अब इस कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ हम लोगों को क्या चीज चाहिए? स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के नाम से जानते हैं। अरे हाँ, है ना? देखो बच्चों, इन दोनों की दोनों चीजों को अगर हम ध्यान से समझें तो ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वरना किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को जब फ्रेम किया जाता है तो सेंटेंस के अंदर तीन शब्दों की व्यवस्था हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक हमने कहा सब्जेक्ट, एक हमने कहा वर्ब, और एक हमने कहा ऑब्जेक्ट, है ना? देखो बच्चों, अब इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम समझें तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या हुआ भाई? डूअर हुआ, है ना? इस वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वर्ब के आधार पर हम लोगों को दो तरीके की वर्ब्स का नाम पढ़ाया गया वॉइसेस के दौरान। कुछ याद आया बेटा? गुड मॉर्निंग मोनू, गुड मॉर्निंग अभिषेक। वॉइसेस के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चलिए पहले आप लोग एक बार फटाफट से मेरे बच्चों कमेंट करके मुझे ये बताएं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बेसिकली इन दोनों की दोनों वर्ब्स में क्या फर्क है।
आप लोगों के हिसाब से ट्रांजिटिव्स और इन ट्रांजिटिव्स में क्या फर्क है, या इन ट्रांजिटिव्स या ट्रांजिटिव्स को पहचाना कैसे जाता है? चश्मा लगा लो सर, अच्छे लगते हो। अभी लगा लेते हैं भाई। क्योंकि चश्मे का कोई ऐसा बेनिफिट है नहीं, लेकिन चश्मे का सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, ये जो वेव्स फेंकते हैं, इससे आपकी आंखें थोड़ी सी बच जाती हैं, ज्यादा तो नहीं। बिल्कुल ठीक कहा अंकित मेरे भाई। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जबकि इन ट्रांजिटिव के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है। इस बात को और सरल तरीके से हम समझें तो भाई, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए व्हाट या whom से आंसर देने वाला। ठीक है। अब इस व्हाट या whom को और आसान बनाने की कोशिश अगर हम करें, तो व्हाट या whom का आंसर देने वाली जो भी ये ऑब्जेक्ट है, या तो हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए नाउन, या फिर लिखा हुआ चाहिए प्रोनाउन। ठीक है। हम थोड़ा अगर इस बात को हिंदी में समझें, या तो हमें जवाब चाहिए क्या, या फिर चाहिए किसे। ठीक है ना। या तो हमें इसका जवाब चाहिए क्या, या फिर हमें जवाब चाहिए किसे। ऐसा भी हो सकता है इसका जवाब हम लोग ढूंढ कर लेकर आए किसको। ठीक है भाई। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान से समझना, मैंने आपके सामने कहा करण किल्ड अ स्नेक। कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे करण किल्ड व्हाट, तो आपने जवाब दिया आ स्नेक, यानी कि इस ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होने की वजह से ही इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है। पहली बात समझ में आ गई बेटे? हाँ या ना? ठीक है। अब आती है दूसरी बात। अब इसके बाद आती है दूसरी बात, और वो दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे सामने किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, और वर्ब लिखने के बाद अगर हम इस वर्ब के बिहेवियर को देखने समझने की कोशिश करें, अगर हम इसके इंट्रांजिटिव बिहेवियर को अगर देखते हैं, तो इंट्रांजिटिव बिहेवियर की वजह से ही ऑब्जेक्ट की जगह हमें वेयर, व्हेन, या फिर हाउ का आंसर बताने वाले शब्दों की जरूरत पड़ जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूँ नितिका woke up at 7 AM। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या बता गई बातचीत भाई? नीतिका वोक अप, और ये जो भी हमारे सामने आंसर हमें दे गया, व्हेन का आंसर दे गया। दो बातें समझ में आ गई? दो बातें समझ में आ गई। मुझे लगता है इन दो बातों में तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब देखो इन दो बातों के जरिए हमें हासिल क्या हुआ। अब बात ऐसी हुई कि कभी कभी हमारे सामने किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखकर नहीं दिया जाता। ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट लिखकर नहीं दिया जाता तब हम फंसते हैं। अगर मान लीजिए मैं यही वाला जो सेंटेंस यहाँ लिखा है, अगर मान लीजिए यही सेंटेंस मैं फिर से आपके सामने लिख रहा हूँ, और मैंने आपके सामने लिखा करण किल्ड और लिख दिया फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो आपका दिमाग यहाँ कंफ्यूज हो गया। आपका दिमाग यहाँ यूं कंफ्यूज हो गया कि अगर सवाल ये उठाया जाए, करण किल्ड, करण ने किसे मारा, इस बात का तो जवाब ही नहीं आया, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ करण ने क्या मारा, आपके पास इस बात का भी जवाब नहीं आया। अगर इन बातों का जवाब आपके पास नहीं है, तो सवाल ये अपने आप ही दिल में उठ जाता है कि सर सेंटेंस का मीनिंग जब तक कंप्लीट नहीं है, मैं फिर से अगर कहूँ सेंटेंस का मीनिंग अगर अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट करने के लिए ही हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ गई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो भाई छोटा सा नियम यहीं पर बना देते हैं। ठीक है ना। वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो भाई मैंने क्या लिख दिया, वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना जी। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिखा हुआ मिले, तो हमें सेंटेंस के मीनिंग को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ही हमें क्या चीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक सवाल और लिखता हूँ। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा नैना एंजॉयड द पार्टी।
फिर मैंने आपके सामने लिखा, नैना enjoyed इन द पार्टी। दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो बेटा, दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो बेटे, क्या समझ में आया? आप में से कौन कौन बच्चा चाय पिएगा, बताओ जरा मुझे। इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में बेसिकली खेल किस पर जाकर अटक गया? ऑब्जेक्ट पर। नैना एंजॉयड व्हाट? नैना ने क्या एंजॉय किया? बिल्कुल हमारे पास इस बात का आंसर है, नैना ने पार्टी को एंजॉय किया। तो यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला काम कर रहा है और ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, नैना एंजॉयड। अब अगर इस इन को ध्यान से देखो तो मेरे बच्चों आपको पिछली क्लास की एक कहानी याद आएगी। क्या चीज? पिछली क्लास में एक छोटी सी बात हमने बताई थी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आप जैसे ही प्रेपोजिशन को जोड़ते हो तो ये सब कुछ मिलकर या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। ये फ्रेज कुछ याद आ रहा है बेटा? ओ मेरे भाई, ये हमारे सामने जो लिखा हुआ फ्रेज है ये बेसिकली एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ से हमें ये चीज बड़ी खूबसूरत तरीके से समझ आई कि अगर खाली द पार्टी लिखा होता तो आंसर तो हमारा बिल्कुल रुके था, लेकिन इस इन को लगाने की वजह से ये हमारे सामने इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की वजह से ही इस नैना के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिफ्लेक्शन क्रिएट करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना। अब बेटा दूसरी बात समझते हैं। मैं अगर आपके सामने मान लो ये वाक्य लिखता हूँ, मान लो ये वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैं अगर आपके सामने ये सेंटेंस लिखता हूँ तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, शी हिड हरसेल्फ इन द रूम, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर इस लिखे हुए सवाल पर हम इतनी सी ही बात करें, शी हिड इन द रूम, तो आप इस सेंटेंस का मीनिंग क्या समझे? अगर मैं ये कहता हूँ शी हिड इन द रूम, तो इसका मतलब कोई इंसान है जिसके लिए शी यूज किया। चलो इसके लिए नाम लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए इसके लिए नाम लिख लेते हैं, फाइन। और इसके लिए हम लोगों ने एक खूबसूरत सा नाम लिख लिया, ठीक है ना जी। और मैंने आपके सामने कह दिया तान्या हिड इन द रूम। तो मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई कौन छिपा है कमरे में, बताओ। मैं अगर आपको कहूँ कौन छिपा है कमरे के अंदर, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, अरे सर तान्या छिपी है। अरे हाँ है ना। यानी कि इस हिड की वजह से हमें ये पता चला कि तान्या छिपी है, तो तान्या को इस बात के रिफ्लेक्शन की जरूरत क्या है। मैं अगर ये कहता हूँ तान्या कमरे में छिपी है ना, तो अंडरस्टूड है कमरे में कौन छिपा? तान्या छिपी है ना। अब इस बात में ये कहने से तो कोई तर्क नहीं बनता कि तान्या ने खुद को कमरे में छिपा दिया। नॉनसेंस हो गया। मैं अगर आपको ये कहता हूँ, गुड मॉर्निंग उपेंद्र, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने खुद को नदी में नहलाया, आप ये कहोगे और सर किसको नहलाना चाह रहे हो? नहीं, आपकी इच्छा क्या है? आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है कि आप किसी और को नहलाने की कोशिश कर? आप खुद को ही नहलाओगे, नहला लिया तो कहानी खत्म हो गई, पॉइंट अपने आप में जस्टिफाइड है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, है ना। हाँ, अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता, तान्या हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है बेटा, द बुक्स इन द रूम, तो देखना मेरे भाई क्या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन की जरूरत थी? एक बार देखना बेटा, क्या इस सेंटेंस में फिर हमें कोई करेक्शन की जरूरत थी? दिमाग लगाना मेरे भाई। देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं।
चलो भाई, तो इसमें सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने यहाँ सवाल का जवाब ढूंढा, तान्या हिड व्हाट, तान्या ने क्या छिपाया? आपने कहा सर किताबें छिपाई। ये तो बेचारा अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना जी। अब अगर ये वाली बात हमें समझ में आ गई है, तो इसी बात को बिल्कुल सीधे सीधे नियम से लोग अक्सर रट लेते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं इंट्रोड्यूस, किल, प्रिपेयर, ट्राइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, एडमिट, एक्विट, रिकंसाइल, एडजस्ट, अवेल। इनकी अगर जब बात करी जाती है, तो इनकी खास बात ये होती है कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर यूज करते हैं। आरपी का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझिएगा भैया, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फाइन। ठीक है। एक्विट का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना बेटा। जब हम इस एक्विट की बात करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करता है। तो इस एक्विट का मतलब होता है क्या चीज? जब आप किसी इंसान को बरी करते हैं, टू सेट समवन फ्री। जब आप किसी इंसान को किसी भी चीज से, गुलामी से, दास्ता से, बंदीपन से मुक्त करते हैं, तब आपको किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। आप इस बात का ध्यान रखें, ये गलती हो जाती है अक्सर। फाइन। हाँ, अगर इसी एक्विट को हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज करते हैं, टू प्रेजेंट, ठीक है ना जी। या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें, टू बिहेव, यानी कि पेश आना। आप किसी इंसान के सामने अच्छे से जब पेश आते हैं, किसी इंसान के सामने अपना बिहेवियर रखते हैं कि सामने वाला आपके बिहेवियर को जज करे, उस एक्विट के लिए ही हम लोग इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं दो सवाल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर, हम लोगों को जब प्री प्लस मेंस के बैच में पढ़ाया गया, उस समय आपने ये गहरी बातें क्यों नहीं बताई? देखो बच्चों, एक एज और एक स्टेज, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एज और एक स्टेज। आप लोगों की एक एज आती है जब आप किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लायक होते हो। समझना इस बात को ध्यान से। जब आप किसी भी कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लायक होते हो, और वहां वो चीज जब बताई जाए तो आपको अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एज मैटर नहीं करती। आप कहोगे सर, जब हम प्री प्लस मेंस के बैच में पढ़ रहे थे, आज से करीब 3-4 महीने पहले ही तो हम पढ़ रहे थे, हाँ है ना। तब हमारी एज कौन सी बदली थी? तब भी हम इतने ही साल के थे जितने आज के हैं। तो वो एक स्टेज पर खेल डिपेंड करता है। आपने जो चीज पढ़ ली है, आपने वो एक स्टेज बना लिया है कि उसके ऊपर अब आप कितने भी क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जब आपका वो स्टेज तैयार हो गया है, तब आप उसके अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्री प्लस मेंस का जो बैच है, अपने आप में एक वर्सेटाइल बैच होता है, वो कंप्लीट बैच होता है। लेकिन फिर भी जब किसी बच्चे के दिल में ये इच्छाएं जागती हैं कि और क्या जान सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी बच्चा जो मेंस में पहुंचता है ना, वो बच्चा कभी भी रिस्क नहीं ले सकता एक भी नंबर को गंवाने का। एक भी नंबर को गंवाने का वो रिस्क ले ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसे पता है कि अगर 192 नंबर पर भी मैं पहुंच गया, तो भी मैं मेरिट लिस्ट में ऊपर से बहुत नीचे बैठूंगा। और अगर मैं इंग्लिश में 200 में से 200 लेकर आता हूं, तब मुझे मेरी पसंद की ज्वाइनिंग, मेरी पसंद की स्टेशन मिलने हैं।
समझ रहे हैं? तो वो जज्बा को जगाने के लिए ही आप लोगों को इस बैच में गहराई पर मैं लेकर जाता हूँ। ठीक है? तो दोनों में फर्क समझ में आ गया भाई? हाँ है ना? दोनों अपने आप में बिल्कुल ठीक है। एक जगह आप जानते हैं बिहेव की बात है और एक क्या हो गया, परी करना। गॉट इट? ठीक है ना जी? चलिए, अब इसी तरीके से इस एडमिट का मतलब हो गया। एडमिट का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्ट करना। ठीक है ना जी? एडमिट का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट करना। एडमिट के दो मीनिंग होते हैं ना, एक तो आप किसी पेशेंट को एडमिट कर दो, बात समझे? एक तो आप किसी पेशेंट को ले जाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, भैया बीमार इलाज कर दो, इसे किसी रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है। एक एडमिट का मतलब होता है मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि शायद मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई एडमिटेड माई सेल्फ एज अ टीचर। बात समझ रहे? खैर, ये तो एक हमारी बात हो गई, हाँ ना? फिर इसी के ठीक ऑपोजिट आती हैं कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने मीनिंग को लेकर कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बेद, शेव, क्लीन, शॉवर, ठीक है, हाइड, स्टॉप, कीप, स्टार्ट, स्लीप, एटसेट्रा। ठीक है ना जी? अब इनमें से अगर आप बात करना चाहो तो आप भले इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा लो, ट्रांजिटिव बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें कतई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई बेटे? ये बात समझ में आ गई? अगर ये भी बात हमें समझ में आ गई है तो अब मैं आपके दिमाग की थोड़ी सी कसरत कराना चाहूंगा। ठीक है ना जी? बच्चों, ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये सारी कहानी रिसर्च की है। सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक है, सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक है, किसी में कोई गलती नहीं है। ठीक है ना? पता चले आप अपनी तरफ से यहाँ गलतियां पैदा करनी शुरू कर दो। सब ग्रामेटिकली सही है, बस मुझे आपसे इनके मीनिंग का फर्क जानना है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे सिर्फ क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो जरा कमेंट करके इन 6 के 6 सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके दिखाएं, इनका मीनिंग बनाकर दिखाएं। प्लीज ट्राई हार्ड। जितनी कोशिश करोगे, मैं जब उस क्वेश्चन पर जाऊंगा तो आप अपने आप को बेस्ट ही पाओगे। 6 सवाल है आपके पास, मीनिंग बनाने की कोशिश करें। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो भाषा जानते हैं, प्लीज ट्राई हार्ड। चलिए भाई।
थैंक यू, आपने कोशिश की। अब मैं आपको इनकी मीनिंग को समझाने का काम करता हूँ। देखो बेटे, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये सभी सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल सही हैं, किसी में कोई गलती नहीं है। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शिखा टीचेस इंग्लिश। शिखा क्या पढ़ाती है? आपने कहा जी इंग्लिश पढ़ाती है। ट्रांजिटिव होने की वजह से ये इंग्लिश अपने आप में समझ में आ रहा है। अब अगर इस बात को मैं समझने का काम करूं, यहाँ पर हमारी शिखा है, लो भाई, ठीक है जी। और ये शिखा जो है वो इंग्लिश पढ़ाने का काम करती है, ठीक है ना जी। वो पढ़ाने का काम कर रही है किस चीज को? इंग्लिश को। अब अगर लिखी हुई बातचीत दूसरी देखते हैं, तो शिखा टीचेस अस, इसका मतलब क्या समझ में आया? भाई इस इंग्लिश को हटाकर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर छोटे मोटे चुनमुन बना देते हैं, ठीक है ना जी, तो भाई साहब शिखा किसे पढ़ा रही है? इंग्लिश नहीं, शिखा हमें पढ़ा रही है। पर ये नहीं पता चल रहा कि वो पढ़ा क्या रही है। समझ रहे? शिखा हमें पढ़ा रही है, लेकिन वो पढ़ा क्या रही है ये नहीं पता चल रहा। हो सकता है इंग्लिश पढ़ा रही हो, जर्मन पढ़ा रही हो, फ्रेंच पढ़ा रही हो, कुछ भी पढ़ा सकती है। सेंटेंस नंबर 3 की बात कर रहे हैं, शिखा टीचेस हरसेल्फ। इसका मतलब क्या समझ में आया? है जी। शिखा जो पढ़ाने का काम कर रही है, उसे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को ही पढ़ा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं, तो किसी टीचर का सहारा नहीं लेते। ठीक है, किताब कोई भी खरीद ली, किसी ने सलाह दी, ठीक है, बात समझ रहे? कोई भी बुक उसने इंसान ने खरीदी और उस बुक को खोलकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो अपने आप को पढ़ा रही है। ये रिफ्लेक्शन की बात हो गई। अब अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा घुमाकर लाएगा। इस सवाल को समझने से पहले अब मैं अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दूं और अगर आपके सामने कहूं, शिखा टीचेस अस इंग्लिश, तो आपको यहाँ लिखे हुए सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट को जानबूझकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेंटेंस के इस लिखे हुए ही शब्द को आप जानबूझकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे। कैसे? ध्यान से समझना बेटा। शिखा टीचेस अस इंग्लिश, शिखा जो पढ़ाने का काम कर रही है, वो पढ़ाने का काम तो हकीकत में इंग्लिश को ही कर रही है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अरे हाँ, है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हम ध्यान से समझें, तो इस अस को अगर हम लोग कहें, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, है ना? वैसे डायरेक्ट ट्रांजिटिव है अपने आप में। इस अस को उठाकर पीछे रखा जाना चाहे तो रखा जा सकता है, शिखा टीचेस इंग्लिश, और आगे बात क्या लिखोगे? टू अस, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। अब मेरे भाई इसी कहानी में अगर इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटाकर, अगर इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाकर मैं अगर ये कह दूं कि सर ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। बीमारी सिर्फ एक जगह फंसती है कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ तो प्रेपोजिशन लगानी कंपलसरी है। तो ये जो वर्ब है हमारे सामने, ये वर्ब हमें उलझाती है, ठीक है ना जी। ये वर्ब हमें उलझाती है। अब अगर इस अस को हटाकर मैं यहाँ पर इसकी जगह रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दूं, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। शिखा टीचेस हरसेल्फ, मीनिंग ऊपर वाला ही है कि शिखा जो पढ़ाने का काम करती है वो खुद को ही पढ़ाती है, लेकिन खुद को क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। इस सेंटेंस में वो खुद को क्या पढ़ाती है कोई नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ जस्टिफाई हो गया कि वो खुद को क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। हाँ, है ना? बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने कहा शिखा टीचेस इंग्लिश, शिखा क्या पढ़ा रही है भाई? इंग्लिश पढ़ा रही है। अरे हाँ, है ना? अब इस हरसेल्फ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हरसेल्फ है बेसिकली इसी हरसेल्फ को हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आप में से कुछ बच्चों के दिलों में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमने तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही एम्फेटिक प्रोनाउन की कहानी भी, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही एम्फेटिक प्रोनाउन की कहानी को सुना है और समझा है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हटने की वजह को पूरा करता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के साथ, मैंने क्या कहा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के साथ एम्फेसिस क्रिएट करता है। शिखा इंग्लिश पढ़ा रही है ना? अब उसके पढ़ाने पर जो एम्फेसिस क्रिएट किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है? हर सेल्फ से। ठीक है ना जी। अब इसी बात को अगर आप ऐसे कहना चाहें तो ये भी बात अपनी जगह सही हो गई कि शिखा हर सेल्फ टीचेस इंग्लिश।
बात समझ रहे हैं कि शिखा खुद पढ़ाती है इंग्लिश, उसने किसी स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया, उसने किसी और टीचर को अपॉइंट नहीं किया। ठीक है। अब एक सवाल हमारे सामने, ये खूबसूरत सा सवाल है, ये अपने आप में खूबसूरत सा सवाल है। आपके एग्जामिनेशन में तो ये कभी पूछा नहीं जाता, आपके एग्जामिनेशन में तो कभी ये पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपने इंग्लिश एक्यूमेन ली है तो इंग्लिश एक्यूमेन बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं इस चीज को लेकर। इंग्लिश एक्यूमेन में इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। क्यों दिए हैं? कभी कभी आप किसी डिफेंस एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी अगर आप यूपीएससी कंडक्टेड किसी भी एग्जाम में जाते हैं, वहां ये चीज आपको फंसाती है। एक बात तो समझ में आई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, है ना? तो यानी कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये भी अंडरस्टूड है कि भाई रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अरे हाँ, है ना? अब ये भी आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी लिखते हैं वो भी हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो जब ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस हैं तो प्रेपोजिशन लगाने से इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ क्या फर्क पड़ गया? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? फिर से सुनो, फिर से समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ठीक है ना जी? कोई भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेंटेंस के अंदर, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट करता है। अरे हाँ, है ना? बात समझ रहे? ठीक है। अभी रुको उपेंद्र, मैं बुक के बारे में आपको बताऊंगा। अभी बुक जो नया लॉट है ना वो प्रिंट पे गया हुआ है, ठीक है ना? और जिन बच्चों के पास पहले से ही एक्यूमेन है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया लॉट है उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट अपग्रेड कर दिया है, ठीक है ना? लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, थियरी के अंदर भी इनक्रेडिबल चेंज कर दिया गया, थियरी भी एग्जॉस्टिव बना दी है। जो थियरी को लेकर अगर देखेंगे आप, बहुत कुछ उसमें अपडेट हुआ है। वोकेबलरी के लिए जो वोकैब विट्स है उसमें भी काफी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक्यूमेन का ये थर्ड एडिशन है, ठीक है? तो, जो जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की कहानी को पूरा करता ऑब्जेक्टिव केस है, हम ये भी जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बाई में देखूं तो प्रेपोजिशन है, बाई के साथ में अगर किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करूं तो क्या कहानी में परिवर्तन आ गया? तो कहानी में क्या परिवर्तन आ गया? यहाँ पर कहानी खूबसूरत बन जाती है। क्या चीज? ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर कंपाउंड तैयार करते हैं। कंपाउंड का मतलब मैं बता चुका हूं, जब दो या दो से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं और इसका अर्थ बन जाता है क्या चीज? अलोन, या फिर कहीं कहीं से ओनली भी कह दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में ये आ रहा है, क्या चीज? शिखा टीचिज इंग्लिश अलोन। इसका मतलब केवल शिखा इंग्लिश पढ़ाती है और कोई नहीं पढ़ाता। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कहानी का फर्क समझ में आ गया। तो ये जो रिफ्लेक्सिव्स हैं और एम्फेटिक्स हैं, काफी कहानी को घुमाकर रख देते हैं। ये एम्फेटिक्स है बेटा, इन दोनों का ध्यान रखना, ये अपने आप में एम्फेटिक्स है। ठीक है। अब इस बातचीत को अगर ध्यान से पढ़ लिया है आप लोगों ने, इस बातचीत को ध्यान से पढ़ लिया है आपने, एक बार देख लो ध्यान से। टू द पॉइंट आपके सामने ये है, आपको ज्यादा अगर नहीं घूमना है तो टू द पॉइंट बात ये है। इतना पढ़ लिया काफी है, इतना पढ़ लिया काफी है। ये गहरी बातें हैं, अगर आप लोगों को अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा डेवलप करना है उस चीज के लिए। तो ही बेथ हिमसेल्फ इन अ रिवर, अब इसे देखकर समझ गई ये आपके सामने क्या चीज इंट्रांजिटिव वर्ब वाली कहानी बना रहा है, और बेद इसके मीनिंग को जस्टिफाई करता ही है, तो हिमसेल्फ कहना सुपरफ्लॉस बन जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन टू, nobody would like to eat these kind of rotten mangoes। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, nobody अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। would एक अपने सामने ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारे सामने मेन वर्ब है, ठीक है। like के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा बच्चों, दिवाली की जो छुट्टियां आ रही हैं, आपसे एक दरख्वास्त है, एक तो वर्ब एडवांस की वीडियो आपकी डली हुई है उसे देख लीजिएगा, और एक आप लोगों की प्रेपोजिशन की वीडियो डली हुई उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इससे अगले टॉपिक्स में ना आप लोगों को ये बड़ी मेहनत कराएगी।
ठीक है जी। दिवाली में जो भी आपको छुट्टियां मिले, ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चों, दीज लिखा है हमारे सामने, है ना। हम इन शब्दों की अगर बात करें, हम अगर इन शब्दों की बात करें तो दिस है, दैट है, एक लिखा मैंने दीज और एक लिखा मैंने दोज। दिस हम यूज करते हैं किस शब्द के लिए, जो सिंगुलर है, नियर है, अरे हाँ है ना। दैट हम यूज करते हैं जो सिंगुलर है, फार है। दीज हम बात कर रहे हैं तो भाई प्लूरल है, नियर है। और दोज हम यूज करें तो प्लूरल है, फार है ना। तो भाई नियर फार के प्लूरल आपके सामने आ गए हैं, ये इसका प्लूरल हुआ और ये इसका प्लूरल हुआ। तो जब दीज का आप यूज कर रहे हो तो काइंड नहीं, क्या यूज करोगे, काइंड्स यूज करोगे। बोलो बच्चों, काइंड नहीं, काइंड्स का यूज करोगे, है ना। टेलीग्राम पर अपडेट आ जाएगा बेटा बुक का, ठीक है ना। टेलीग्राम पर 100% अपडेट आ जाएगा। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि उस पर रेगुलरली क्वेश्चंस अपडेट किए जा रहे हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि CHSL का रिजल्ट भी आ गया तो बच्चों को प्रैक्टिस मटेरियल हर रूप में दिया जाना शुरू हो गया है। टीम गोपाल वर्मा अब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। टीम गोपाल वर्मा इस चीज के लिए आपके लिए मेहनत कर रही है, ठीक है। अब देखो भाई, इस सवाल पे भी हमने बात कर ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा है एक सवाल, वो मैं यही बता देता हूँ। इस बच्चे ने सवाल पूछा, सर दिस और इट का क्या फर्क है। दिस और इट का क्या फर्क है। इनका बेसिकली जो फंक्शन है वो सिर्फ टेलीग्राम नेम। देखो कोई भी आपको अगर लिंक ढूंढना है तो उसका आसान तरीका है, गूगल बाबा को बुलाओ, ठीक है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, कई दिनों से हम छेड़ नहीं ही पाए हैं इसको। क्या लगा है, डुबकी लगाते हैं, पहाड़ों की तरफ भागते हैं, ठीक है। अरे ये कैसे होगा फिट। हाँ अब ठीक है। स्कूबा डाइविंग नहीं लगाते, स्कूबा डाइविंग करेंगे जब हम ब्याह करेंगे। अरे ये तो लड़की है भाई। हाँ भाई, देख मेरे भाई, इस पर आओ गूगल बाबा पर, गोपाल वर्मा इंग्लिश टेलीग्राम लिखो, सर्च करो, बाबा जी प्रकट होंगे। पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो बाबा जी दर्शन देंगे, ठीक है ना जी। और इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के लिए स्टोरीज मिलेंगी पढ़ने के लिए। और जो बच्चे मोटिवेशन मांगते हैं, मोटिवेशन उनके लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखता हूँ कुछ। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सेट दिया गया है आप लोगों के सामने, डायरेक्शंस है, इनके अंदर इंप्रूवमेंट बताना है आपको। और विद आंसर की भी दी हुई है। ये दिया 9:40 पर, ये 18:50 पर इसका जवाब दिया गया है। तो आपको समय भी दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करते हैं और डाउट भी भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि अब क्योंकि छुट्टियों का समय आ रहा है, बच्चे धीरे धीरे, जो देखो आंसर सेट नंबर 2 का पूरा आंसर दिया हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक इतना ज्यादा है, जितना चाहो उतना पढ़ लो, इतना क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना जी। बात समझ रहे, ठीक है। तो मिल गया टेलीग्राम चैनल, सारे नाम गोपाल वर्मा। आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना गोपाल वर्मा, इंस्टाग्राम लिखो। गोपाल वर्मा फेसबुक पे ढूंढना, गोपाल वर्मा फेसबुक पे ढूंढ, कहीं भी ढूंढ लो। हाँ, अच्छा कुछ नालायकों की हरकत दिखाऊं तुम्हें, देखो ध्यान से, कुछ नालायकों की हरकत दिखाता हूँ तुम्हें। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ नालायकों की हरकत क्या है। गोपाल वर्मा, अब सर्च लिस्ट पे आओगे ना भाई साहब, देखो जी, गोपाल वर्मा सर एज, ये विकिपीडिया पे सर्च कर रहे हैं वो अलग बात है। कई नालायक ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं, ठीक है ना। इस पे सर्च करते हैं गोपाल वर्मा वाइफ नेम, गोपाल वर्मा गर्लफ्रेंड नेम, ऐसी ऐसी चीजें सर्च करते हैं चिल्लानी साहब। चला, गूगल को भी दर्द पता है हमारा, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढते हैं भैया, इसे देखते हैं तो हमारा दिल घबराता है, ठीक है ना। देखो ये रे खतरनाक लोग, इज गोपाल वर्मा सर मैरिड, ये सर्च कर रखा है भाई, ठीक है ना। ये ऐसी ऐसी चीजें सर्च करते हैं भाई साहब, देखो अभी इसको देखो,
अब ये पता नहीं किस गोपाल वर्मा को ढूंढ के ला रहा है, ठीक है ना जी। तो भैया गलत बातें सर्च मत करना, ठीक है ना, वो सर्च करो जो खूबसूरत बात है, ठीक है। चलो, दिस और इट के बारे में बच्चे ने फर्क पूछा। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, चाहे आप इट की बात करो, चाहे दिस की बात करो, चाहे दैट की बात करो, चाहे कोई इनमें से भी किसी की भी बात आप करो, ये सभी के सभी बेसिकली सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज हो सकते हैं, ठीक है ना जी। बात समझ रहे हैं? आप अगर इट की बात कर रहे हो तो सब्जेक्टिव, ठीक है ना जी, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस तीनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन ध्यान रखना, इसका रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो नहीं यूज होता। हालांकि पोइटिकली यूज होता है, रिफ्लेक्सिव इनके साथ यूज नहीं होता। लेकिन अगर दिस की हम बात कर रहे होते हैं तो भाई इस दिस के अंदर हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, पॉजेसिव केस यूज नहीं होता है, क्योंकि पॉजेसिव केस के नाम पर हम इसे चुपचाप एडजेक्टिव बना देते हैं। ठीक है। अब ये जो दिस की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली ये पॉइंटर का ही काम करता है, ठीक है ना। ये पॉइंटर का काम करता है, आपके सामने कोई है, आप उसकी तरफ सिर्फ इशारा करने का काम करते हैं, ठीक है ना जी। अब अगर इस इट की बात करते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। पॉइंटर में और इंट्रोडक्शन में फर्क होता है, ठीक है ना जी, पॉइंटर में और इंट्रोडक्शन में फर्क होता है, ठीक है जी। पॉइंटर में और इंट्रोडक्शन में फर्क होता है, मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैंने कहा इट इज नेहा, तो आप समझने का क्या काम करोगे, नेहा के बारे में कुछ बताया जाना चाहिए, हु ब्रोक दिस वास। तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है नेहा का, और एग्जैक्टली नेहा ने क्या किया वो सब कुछ है, ठीक है। आप चाहो तो इस लिखे हुए सेंटेंस में सारी कहानी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ नेहा का नाम लिखो, और ये सेंटेंस वही काम कर रहा है, नेहा ब्रोक दिस वॉस। बात समझ रहे? आया ना। अब सवाल उठता है किस चीज पर, कि सर दिस का यहाँ क्या फंक्शन होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखने का काम करता हूं दिस इज नेहा, तो आपको किसी भी रिलेटिव क्लॉज की जरूरत नहीं है, रिलेटिव क्लॉज की नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि दिस इज नेहा की बात तो आप ये कह रहे हैं कि नेहा आपके सामने खड़ी है और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये रही नेहा। जैसे मान लो आप में से कोई बच्चा अगर मान लो अंकित ढूंढ रहा है, अरे मेरी नेहा कहाँ गई, मेरी नेहा कहाँ गई, हमको दिख नहीं रही है, तो तुरंत क्या कहते हैं, ये रही नेहा। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि घर पर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, और आपको कोई चीज मिल नहीं रही है, फिर आप आवाज लगाते हो, मम्मी मम्मी मेरे शूज कहाँ है, मम्मी तुरंत कहती है बेटे वहीं रखे हैं देख ले, ठीक है। आपको फिर नहीं मिले, फिर से आप आवाज लगाते हो, मम्मी मेरे शूज कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं, है, मम्मी तुरंत कहती है वहीं रखे हैं देख ले, अगर नहीं दिखाई दे रहे हो तो वहीं आके झापड़ मारूंगी फिर दिख जाएगा। आप फिर से आवाज लगाते, मम्मी मुझे नहीं मिल रहे, मम्मी मेरे शूज कहाँ है, जरा शूज ढूंढ दो ना प्लीज। जैसे ही मम्मी आती है और एकदम से इशारा करती, ये रहे तेरे शूज। भाई साहब, पता ही नहीं कौन सी दैवीय शक्ति होती है मम्मी के अंदर, बिल्कुल इशारा करते ही सामने चीज प्रकट हो जाती है। मेरा समझाने का पर्पस क्या था, ये क्या कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, आपके सामने चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी इंसान को। मोनू भाई समझ में आ गया फर्क? मोनू भाई समझ में आ गया फर्क? ठीक है। तो बेसिकली इनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अलावा इनमें कोई ज्यादा मेजर फर्क होता नहीं है, ठीक है ना। ये दिस बेसिकली एक एडजेक्टिव का काम करता है, कहीं कहीं इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना जी, कहीं कहीं कोई इसका मीनिंग नहीं होता है। जैसे आप अगर कहते हो आई नो दिस एड्रेस, आप अगर चाहो तो यहाँ इस दिस को हटाकर सिर्फ आर्टिकल द भी लगा लो, दोनों का एक ही मीनिंग बनता है, मुझे एड्रेस पता है, मुझे यह एड्रेस पता है, ठीक है ना, दोनों का एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है। ये बेसिकली सारे निकल कर आए हैं, ये जो हमारे शब्द हैं डिटर्मिनर फैमिली से, तो इन पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती बेटा। अरे कहाँ गए भाई साहब, ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन 3 और 4 के आंसर पर मेहनत करेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन 3 और 4 के आंसर पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, सबको डांट पड़ती है भाई। मम्मी की डांट जिसको नहीं पड़ी तो भैया उसकी भी तो जीवन बर्बाद है। मम्मी पापा को नहीं बख्शती, तुम्हारी जैसे की मेरी जैसे की तो औकात ही क्या है भाई। गलत कह रहा हूं मैं?
मम्मी पापा को ना बख्शती डांटने में। दोनों क्वेश्चंस बनाओ बेटे फटाफट से। शाबाश। चलो तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। कोई इशू नहीं है, ठीक है। एनीवन यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस एनीवन का इनफैक्ट मीनिंग होता है एवरीवन। ठीक है बेटा, देखो एनी को लेकर दो बातें दिमाग में बैठा लो, अगले टॉपिक में भी काम आएंगी। पहली बात तो ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही डज नॉट वांट, चॉइस दे दी जाती है एनी या फिर सम बुक। तो एनी आप यहाँ कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव के लिए सपोर्ट तैयार करता है। खुद में नेगेटिव नहीं होता है, मैंने कहा नेगेटिव के लिए मीनिंग तैयार करता है, ठीक है जी। अब भाई इसी को अगर आप चाहें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं, केवल तब जब आप किसी इंसान के सामने डाउट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे इज देयर एनीवन इनसाइड। जैसे आप किसी के घर गए, आपको उम्मीद नहीं थी कि घर में कोई है या नहीं है। अब दरवाजा खटखटाने के बाद आवाज लगाते हैं घर में कोई है, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो बताता है वो डाउट हो गया हमारे सामने, ठीक है। इसी एनी का एक और मीनिंग होता है जिसे हम एवरी या आर्टिकल ए या एन की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है ना जी। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ आपके सामने एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल एन आर टी आई। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। अब इस बात को ध्यान से समझने की काम करेंगे तो समझदारी बात क्या होगी। एनी लगा लो, चाहे इसकी जगह एवरी लगा लो, चाहे इसकी जगह आर्टिकल ए लगा लो, तीनों का एक ही मीनिंग है। तीनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है बेटा। जब तीनों का यहाँ पर एक ही मीनिंग है तो ये एनी अपनी जगह जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया गया है। और ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड है तो भैया इसका मैस्कुलिन बिहेवियर रखते हैं तो हिज हेड अपनी जगह सही है। अब बेटे ध्यान से समझो हम वेट है, हम डिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज सही मानते हैं। तो अ टन्स वेट कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सोनिफाइड है, क्योंकि ये लिखा हुआ अपने आप में पर्सोनिफाइड है। अब पर्सोनिफाइड का मतलब क्या हुआ? मानवीकरण हुआ। क्या हुआ? मानवीकरण हुआ। यानी कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरीके से, किसी वस्तु में वजन केवल तब होता है जब कोई इंसान उसको तोलने का काम करे, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन 4 पर काम कर लेते हैं। हम्म, ठीक है बेटे। अब आगे देखने का काम करते हैं। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, ये बिल्कुल सवाल गलत है अपने आप में। देखो जी, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। योर मेंशन वाज रिडिकुलस इन द पार्टी।
mention of yours was ridiculous in the party. Her separation was a thunderstruck. लिख लेते हैं. अब इनमें फर्क समझो. 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों. इन चारों के चारों सेंटेंसेस पर थोड़ा सा मीनिंग वाइज दिमाग लगाना भाई. शाबाश. शाबाश. अब अगर इन के मीनिंग को थोड़ा सा समझें तो इनके मीनिंग में एक छोटा सा डैमेज है. क्या मीनिंग में डैमेज है? आपने यहाँ पर कहा योर मेंशन, ठीक है ना जी. अब इसका मीनिंग अपने आप में बदलता हुआ ये नजर आ रहा है. योर मेंशन इसका मतलब समझ में आ रहा है. मैं यहाँ पर इसको क्या कहूं? आपका जिक्र या फिर आपके द्वारा जिक्र. ठीक है जी. दोनों में फर्क है. ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ठीक है ना. ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है. कैसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है? सामने वाले को एम्बिग्विडिटी महसूस होती है. आपकी कही हुई बात के दो अर्थ निकलते हैं. आपका जिक्र या आपने जो जिक्र किया. नहीं समझे? एक तो किसी इंसान का नाम आप ले रहे हैं. मैंने किसी इंसान का नाम लिया. ठीक है ना. बात समझ रहे? मैंने किसी इंसान का नाम लिया तो ये क्या हुआ? आपका जिक्र हुआ. ठीक है. और फिर आपने किसी चीज का जो जिक्र किया, दो मीनिंग नॉनसेंस बन गए. इसीलिए इस तरीके की एम्बिग्विडिटी को हटाने के लिए हमने इसे क्या किया? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में ही पेश कर दिया. मेंशन ऑफ यू यानी कि आपका जिक्र. भाई हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं. हर सेपरेशन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ?
हर सेपरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग यही है, सेपरेशन फ्रॉम हर, कि उस इंसान से आप दूर हो गए, यही चीज आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप बताना चाह रहे हैं, सेपरेशन फ्रॉम हर। ठीक है, हर सेपरेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि जो उसकी वर्तमान अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है, कि वो इंसान किसी से दूर रह रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली सेपरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंसान जब उस इंसान से दूर हुआ। ठीक है, अब यहाँ एक बात और बताने का मन करता है, उसे समझने का काम करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। मैंने कहा द कार ऑफ यू, और फिर मैंने आपको कहा द कार ऑफ योर। इन दोनों में आपके हिसाब से क्या फर्क है? ग्रामेटिकली दोनों ही अपने आप में सही है। ग्रामेटिकली ये दोनों ही शब्द अपने आप में बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये, इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क आता है? मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूँ, आ फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ मी, आ फ्रेंड ऑफ माइन, द फ्रेंड ऑफ माइन। भाई जरा इन चारों के मीनिंग में भी फर्क बताओ। बेटा मेरे पास इस बात का इलाज नहीं है बाबू भाई। बताओ। जब तक आपके फोन की सिम पोर्ट होती है तब तक आप अपने किसी दोस्त के घर पर वाईफाई चला के काम चला लो भाई। वाईफाई चलाने से तो आपकी क्लास चलेगी ही चलेगी। शाबाश। चलिए भाई, देखो बच्चों, बेसिकली यहाँ पर खेल कोई परेशानी वाला बात कर नहीं रहा है।
पहले इसको समझने से पहले इसको एक बार समझना, ठीक है ना। देखो पहला तो फर्क इसमें आर्टिकल्स का दिया हुआ है, ये आप जान गए हैं। पहला फर्क तो यहाँ आर्टिकल का दिया, ये आप जान गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो केसेस हैं इसको लेकर आपको परेशान किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखने और समझने का काम करें, ठीक है। मैं इसे अगले पेज पर लेके चल लेता हूँ। एक तो परेशानी ये है कि यहाँ मी लिखा है। एक परेशानी ये है कि इसी बातचीत में मैंने सिर्फ आर्टिकल द को लिख दिया है। एक परेशानी ये है कि इस मी को हटाकर मैंने यहाँ पर माइन लिख दिया है। और एक परेशानी मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, द फ्रेंड ऑफ माइन कर दिया है। यही तो परेशानी है। प्रॉब्लम को देखने का तरीका सुधारो, है बेटा। प्रॉब्लम को देखने का तरीका सुधारो, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम को देखने का सोल्यूशन क्या है। देखो ये अपने आप में लिखा है कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये लिखा है ऑब्जेक्टिव केस। ये लिखा है कौन सा, पजेसिव केस। ये लिखा है कौन सा, पजेसिव केस। हम किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल ए यूज करते हैं भाई, जनरल सेंस कन्वे करता है, ठीक है ना। इसका मतलब कोई भी, आप किसी को जाकर कहते हैं गिव मी अ बुक, कोई भी किताब दे दे भाई, है ना। लेकिन जैसे ही आप आर्टिकल द की अगर बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में कन्वे करने की कोशिश करता है क्या, स्पेसिफिक सेंस, यानी कि आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं किसी एक खास की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ है ना। चलिए अब भाई इस बात को समझने का काम करते हैं। पजेसिव केस का मतलब क्या समझ में आ रहा है। पजेसिव केस का मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैं अपना अधिकार बता रहा हूँ किसी पर, मैं किसी पर अधिकार बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझ में आया, इस पजेसिव केस का मतलब समझ में आया भाई, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। पजेसिव केस का मतलब अपना बहुत सारे दोस्त हैं। अगर इस मी की हम बात कर रहे हैं तो इस मी का मतलब हमें समझ में आता है कि जो भी है वो मुझसे एक दोस्त को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है जी। जो भी है वो मुझसे एक दोस्त को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है जी। अब आपके पास आंसर बनाने का तरीका आ गया होगा, ठीक है ना जी। आपके पास आंसर बनाने का तरीका आ गया होगा। अगर मैं अपने एक ही दोस्त की बात कर रहा हूं तो मेरा जो दोस्त है वो है ही एक। तो एक दोस्त है तो भाई साहब मी के साथ वो दोस्त जो भी होगा वो स्पेसिफिक ही तो होगा। जनरल सेंस में क्या होगा भाई, अगर मान लो मैं अगर आपको कहता हूँ भाई मेरा एक ही दोस्त है, मेरा एक ही दोस्त है, तो जो भी मेरा वो एक दोस्त है वो स्पेसिफिक ही तो हुआ, दूसरे से तो ताल्लुक ही नहीं रहा, द लगा दिया। अब अगर मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं, तो कई सारे दोस्तों में से मैं जिसकी एक कोई भी हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। अरे हाँ है ना। अब दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे कई सारे दोस्त हैं उसमें से कोई एक स्पेसिफिक, तो भैया ये कह देना बिल्कुल नॉनसेंस है। फर्क समझ में आ गया, फर्क समझ में आया। अब इस बात को और खूबसूरती से समझने का काम करते हैं, ठीक है जी। ये जो ऊपर लिखी बात है, ठीक है, इस बात को ही आप आसान बना लेते हैं क्या कहकर, माई फ्रेंड। क्या कहकर, माई फ्रेंड। ये जो ऊपर लिखी हुई बात है, या तो आप इसे ऐसे कहते हैं द फ्रेंड ऑफ मी, या फिर इसी बात का जो मीनिंग है इसी बात का जो मीनिंग है वो क्या है, माई फ्रेंड है, ठीक है। और जो दूसरी लिखी हुई बातचीत का है मीनिंग, उसका मतलब क्या समझ में आता है, वन ऑफ माई, और उसके बाद आप क्या कहने का काम करते हैं, फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्तों में से कोई भी एक, ठीक है। हम लोगों ने कभी इस रास्ते को नहीं समझने का काम किया, हम लोगों ने हमेशा इस रास्ते पर ही काम किया। और जो भी हम बोल देते हैं ना, जो भी हम बोल देते हैं, बोलने का मतलब क्या होता है, हम हमेशा उस रास्ते को पकड़ लेते हैं जो हमें आसानी से समझ में आ जाता है और जिस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये वाली अगर बात आपको खूबसूरती से समझ में आ गई है, ये आप लोगों को आगे मदद करेगा जब हम एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चंस करेंगे। आज आपकी फाउंडेशन बन गई हो, कहीं ना कहीं प्रोनाउन ही उलझाता है इन चीजों को। ये समझ में आ गया जी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर जो मेंशन ऑफ योर्स लिख दिया था उस चीज को ठीक किया था, आपने शायद देखा होगा, बाकी वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अगर मैं यहाँ पर इन लिखी हुई बातों को थोड़ा सा आपके साथ मिलकर वेरीफाई कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ मैं आप लोगों की मोहब्बत का, ठीक है। तो भाई द कार ऑफ यू, द कार ऑफ योर्स, इनमें से कौन सा कहना ठीक होगा,
द कार ऑफ यू अपने आप में बिल्कुल सही होगा, क्यों? इसका मीनिंग है क्या चीज? योर कार, ठीक है ना जी। और द कार ऑफ योर्स का मतलब क्या समझ में आया? तो मीनिंग अपने आप में घुमा रहा है, क्या चीज? एक भी कार की बात नहीं बता पा रहा है ढंग से, वन ऑफ योर कार्स इसका मीनिंग है, तो ग्रामेटिकली ये कहना गलत हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ बेटे अपने इस क्वेश्चन पर वापस। शी कुड नॉट बियर हर हिज सेपरेशन, नहीं, सेपरेशन और आपने यहाँ लिखा फ्रॉम हिम। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पर आ रहा हूं भाई। दो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, जरा सोल्व करके दिखाओ, चलो भाई। बहुत बढ़िया। Great. डाउट के लिए बेटा फेसबुक पर गोपाल वर्मा डाउट ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी आप डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। द वैद्यास हैव बीन, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। जब आप किसी फैमिली को, जब आप किसी भी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो द लगाकर किसी भी सरनेम के साथ SEIS जोड़ देते हैं। जैसे आपने कहा द वर्मास, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा फैमिली ऑफ मिस्टर वर्मा। अगर आप कहते हैं द गुप्तास, तो फैमिली ऑफ मिस्टर गुप्ता, ये आपको कल को काम आएगा भाई। आप लोग जब अपना घर बनाएंगे कल को, तो आप अपना घर के बाहर ये नाम लिखें, ठीक है ना, इससे पता चल जाता है कि ये आपके परिवार की संबंधित बात है। तो इसमें एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डेकेड। ये थोड़ा सा स्पेलिंग हमारे जो, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। देखो जी, अब सवाल ये क्या हुआ कि सर्वेंट्स बहुत सारे हैं, ये समझ में आ गया भाई प्लूरल होने का मतलब क्या हुआ? बात समझ रहे हैं? ये प्लूरल होने का मतलब बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, उनमें से कौन, पॉइंट आउट करने के लिए आप विच का जिक्र करते हैं। ठीक है जी। द बॉयज आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स ऑन देयर हॉलीडे हैव स्टार्ट। चलो पहले एक बार आप आंसर्स बनाकर दिखाओ। बनाओ बेटे बनाओ।
लो भाई बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बड़े आसान से सवाल है, अभी डिस्कस किया हुआ सवाल आ गया है। ठीक है ना जी। लास्ट समर, लोस्ट नहीं है, लास्ट समर वेंट टू शिमला लिखा है एंड एंजॉयड वेरी मच। ठीक है ना। तो देखो दो तरीके की गड़बड़ है। पहली बात तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के नाम पर लिखा होना चाहिए, और एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्शन की जरूरत है। ठीक है ना। तो जो भी आप सब्जेक्ट आगे चुनेंगे वो तो टाइपिस्ट की गलती है, उसमें कोई ऐसा मत सोचना कि दो जगह एरर देगा। द बॉयज आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स ऑन देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। बेटे एक बार इस सेंटेंस पर आप देखो क्या करोगे। बेटा इस सेंटेंस को फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये सेंटेंस अपने समझ से बाहर है, पता नहीं क्या है इसके, देखेंगे क्या लिखवाना था इस पे। क्वेश्चन 9-10 पर काम करें जरा। 9-10 को सोल्व करो बेटा। चलिए दोनों को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 9 देखो बच्चों, आप अगर बात कर रहे हैं शीप की, तो शीप बेसिकली ये बिहेवियर का खेल है। इसके पीछे कोई गणित नहीं है, इसके पीछे कोई ग्रामर नहीं काम कर रही है। ठीक है ना। शीप अपने आप में सिंगुलर है और अपने आप में ही प्लूरल है, आप इसके साथ जानबूझकर ऐसे यस लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है।
कुछ शब्दों का बिहेवियर शुरुआत से ही ऐसा रहा है और इन शब्दों के पीछे कोई गणित नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, ठीक है ना जी। दैट्स इट। आगे लिखा है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस विच हैव एवर बीन मेड बाय यू, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विच, अब ध्यान से समझने का काम कर रहे हैं तो भाई इस सजेशन को अगर हम देखें तो स्पेसिफिक बना दिया है किसने? बेस्ट ने, है जी। जब इसने इसे स्पेसिफिक बना दिया है तो विच नहीं कहकर हमें क्या कहना होगा? दैट कहना होगा, ठीक है। फाइन। अब ये जो दैट हमारे सामने रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है सजेशंस को, इस वजह से हैव अपनी जगह सही है। बात समझ में आ रही है? हैव अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों इसी अगर क्वेश्चन के पैरेलल एक कंफ्यूजन रखी जाए, ठीक है ना। इस सेंटेंस में आप क्या करेक्शन करेंगे? इस लिखे हुए सवाल में आप क्या करेक्शन करेंगे? चलिए भाई, क्लियर है बेटा। तो इस सेंटेंस पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सेंटेंस बहुत प्यारा समझ में आएगा। देखो जी, इस देम से तो ये रिलेट हुआ नहीं है, यहाँ रिलेट हम कर रहे हैं किसको? द ओनली वन। अब इसे अगर रिलेट हम कर रहे हैं, इसी की वजह से ये दैट का यूज हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भाई अच्छे से तैयार कर लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसकी गलती करके आते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसकी गलती करके आते हैं पेपर में, इस क्वेश्चन से बचना, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए वर्ड को रिलेट करता है, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इस क्वेश्चन में मारे जाते हैं जहां द ओनली लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। कल इसी से कहानी को आगे लेकर चलेंगे, आज के लिए सफर इतना ही काफी है, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास होगी बेटा, मैं आप लोगों की कल क्लास लूंगा। यहाँ तक की कहानी को अच्छे से पढ़कर आए और जो भी समझो अच्छे लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मस्त रहे, व्यस्त रहे, टनाटन रहे, कल फिर मुलाकात करते हैं, हंसते हंसते। बाय एवरीवन, टेक केयर।